सुप्रभात प्रिय विद्यार्थीगण। मैं हिंदी अध्यापक जंगीर सिंह आज कक्षा 10वीं व 12वीं के विद्यार्थियों को हिंदी व्याकरण का प्रकरण कारक करवाने जा रहा हूं और आशा करता हूं कि सभी विद्यार्थी ध्यानपूर्वक समझेंगे। तो देखिए विद्यार्थीगण, अब शुरू करते हैं हम कारक। कारक क्या है? कारक की परिभाषा पढ़ लेते हैं पहले। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य की क्रिया से हो उसे कारक कहते हैं। जैसे उदाहरण देख लीजिए, पुजारी पूजा करता है। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर कर्म कारक है कि पुजारी करता है क्या। क्या से जब प्रश्न करते हैं हम वाक्य के अंदर, तो वहाँ पर क्या है? पुजारी क्या करता है, क्या प्रश्न का जब उत्तर निकलता है तो वो हमारा कर्म हो जाता है। तो यहाँ पर पूजा क्या है? कर्म है। तो इसलिए यहाँ पर क्या हो गया? कर्म कारक हो गया। तो विद्यार्थीगण देखिए, कारक 8 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 है कर्ता कारक। परिभाषा क्या है इसकी? वाक्य में जिस शब्द से क्रिया के करने वाले का बोध हो उसे कर्ता कारक कहते हैं। जैसे उदाहरण देख लीजिए, राम ने सेब खाया। यहाँ पर क्या है? विभक्ति चिन्ह क्या है? विभक्ति चिन्ह ने है। कर्ता कारक की विभक्ति चिन्ह क्या है? ने है। तो राम ने, और वैसे भी यदि प्रश्न करते हैं कि सेब किसने खाया? राम ने। तो यहाँ कर्ता क्या है? राम, साथ में विभक्ति आई है तो क्या बन गया? कर्ता कारक बन गया। तो राम ने। अब दूसरा उदाहरण देख लीजिए, पवन गीत गाता है। विभक्ति चिन्ह का लोप है यहाँ। क्यों? यहाँ पर विभक्ति चिन्ह का लोप है क्योंकि यहाँ पर क्या? वर्तमान काल का ये वाक्य है हमारा, और इसमें विभक्ति चिन्ह का लोप हो जाता है। तो फिर भी यहाँ कर्ता ही कारक है। विभक्ति चिन्ह का लोप है कि गीत गाता है कौन? पवन। तब भी यहाँ क्या हमारा? कर्ता कारक ही है। अब चलिए नंबर 2 पर कर्म कारक। कर्म कारक वाक्य में जहाँ क्रिया का फल या प्रभाव कहिए कर्ता पर न पढ़कर कर्म पर पड़े उसे कर्म कारक कहते हैं। जैसे उदाहरण देख लीजिए, गीता फल खाती है। विभक्ति चिन्ह का लोप है यहाँ। गीता खाती है क्या? जैसे ऊपर बताया था पुजारी पूजा करता है, उसी तरह गीता फल खाती है। क्या खाती है? फल। अब इसमें क्या प्रश्न करने से हमें उत्तर मिलता है? फल। तो यहाँ पर फल क्या हुआ? हमारा कर्म। तो इसलिए इस वाक्य में क्या है? ये कर्म कारक। नंबर 2 है, उदाहरण नंबर 2, पुलिस ने चोर को पकड़ा। विभक्ति चिन्ह को। कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह क्या होता है? को होता है। तो पुलिस ने चोर को पकड़ा, यहाँ चोर को विभक्ति चिन्ह भी साथ में आया हुआ है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? हमारा कर्म कारक हो जाएगा। प्रिय विद्यार्थीगण, अब चलते हैं कर्ण कारक पर। कर्ण कारक वाक्य में जिस साधन के द्वारा क्रिया की जाए उसे कर्ण कारक कहते हैं। जैसे उदाहरण देख लीजिए, मोहन ने चाकू से फल काटे। ऊपर परिभाषा में क्या बताया गया है कि जिस साधन से क्रिया की जाए। यहाँ पर क्रिया क्या है? काटे, फल काटे। काटना यहाँ क्रिया है। किससे काटे? चाकू से। तो चाकू यहाँ क्या है? क्रिया के करने का साधन है। तो और इसका विभक्ति चिन्ह है जो से, के द्वारा या फिर के साथ भी होता है। जहाँ पर ये मिलते हैं से, के द्वारा, के साथ, वहाँ पर कर्ण कारक हो जाता है। तो इसलिए यहाँ चाकू से, चाकू से में के अंदर क्या है? चाकू से, इस पद के अंदर क्या है? कर्ण कारक है। और उदाहरण नंबर 2 देख लीजिए, गांव वाले नौका से शहर पहुँचे। अब गांव वाले शहर कैसे पहुँचे?
पहुँचे हैं कैसे, किस साधन से, नौका से। तो नौका यहाँ क्या है, साधन है। जिस साधन से क्रिया पहुँचने की गई है तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, कर्ण कारक हो जाएगा प्रिय विद्यार्थीगण, कर्ण कारक। तो अब चलते हैं हम चौथे पर, जो है हमारा संप्रदान कारक। संप्रदान कारक क्या है, वाक्य में जिसके लिए क्रिया की जाए या जिसे कुछ दिया जाए उसे संप्रदान कारक कहते हैं। जैसे उदाहरण देख लीजिए, उदाहरण नंबर 1 है, पिता बच्चों के लिए कमाता है। विभक्ति चिन्ह क्या है इसका, के लिए। संप्रदान कारक का विभक्ति चिन्ह क्या है, के लिए। तो कमाना, कमाना यहाँ क्रिया है। पिता किसके लिए कमाता है, बच्चों के लिए। तो यहाँ पर क्या हो गया, संप्रदान कारक। अब बच्चों के लिए, किसके लिए, बच्चों के लिए। या फिर राजा ने ब्राह्मण को वस्त्र दिए। उदाहरण नंबर 2 गया, राजा ने ब्राह्मण को वस्त्र दिए। यहाँ पर देनार्थ में कि राजा ने वस्त्र किसको दिए, ब्राह्मण को। जिसको दिया जाए, वस्त्र है, कोई धन है, कोई भी सामान है, जिसको दिया जाए उसमें भी हमारा क्या है, संप्रदान कारक है। प्रिय विद्यार्थीगण, को देख करके ही हम कर्म कारक न माने, क्योंकि यहाँ देना अर्थात यदि इसका भाव देखें तो राजा ने ब्राह्मण के लिए वस्त्र दिए, अर्थात ब्राह्मण को दिए। तो ब्राह्मण को क्यों दिए, ब्राह्मण के लिए ही दिए हैं। तो यहाँ पर भी क्या है, संप्रदान कारक ही है। और नंबर 5वां है हमारा अपादान कारक। अपादान कारक है ये, 1 मिनट, अपादान कारक, मिस्टेक हो गई थी। अपादान कारक, अपादान कारक, इसकी परिभाषा देख लेते हैं पहले। जैसे वाक्य में जहाँ एक व्यक्ति या वस्तु का दूसरे व्यक्ति या वस्तु से अलग होने का बोध हो, उसे अपादान कारक कहते हैं। उदाहरण देख लीजिए प्रिय विद्यार्थीगण, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। विभक्ति चिन्ह से, जुदाई अर्थ में होगा, क्योंकि से हमारा कर्ण कारक में भी आया था। लेकिन वहाँ पर क्या है, वो किसी साधन के साथ, यहाँ पर जिस साधन से क्रिया की जाती है ना, साधन के साथ होता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जुदाई अर्थ में से का प्रयोग होगा। जैसे वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। अब पत्ते गिरते हैं, पत्ते गिरते हैं, किस चीज़ से गिर रहे हैं, वृक्ष से। पत्ते किससे अलग हो रहे हैं, वृक्ष से। जुदाई किससे हो रही है, पत्तों की, वृक्ष से। अर्थात यहाँ सेपरेशन है। जहाँ पर क्या है, से सेपरेशन अर्थ में आती है, जुदाई में आती है, तो वहाँ पर क्या है, कर्ण कारक न होकर अपादान कारक होता है। तो वृक्ष से में क्या है, अपादान कारक है। और उदाहरण नंबर 2 देख लीजिए, गंगा हिमालय से निकलती है। इस वाक्य में भी क्या है कि गंगा है जो निकलती है, कहाँ से निकलती है, हिमालय से। वो अलग कहाँ से हो रही है, हिमालय से अलग हो रही है ना गंगा। तो हिमालय से निकलते, निकलना, उद्भव, जहाँ से उद्गम स्थल है, जो उद्गम स्थल, वहाँ से भी सेपरेशन होता है, जुदाई होती है। तो इसमें भी क्या है, हमारा अपादान कारक है। अब चलते हैं हम संबंध कारक पर, कि संबंध कारक क्या है। परिभाषा देख लीजिए, वाक्य में जहाँ एक व्यक्ति या वस्तु का दूसरे व्यक्ति या वस्तु से संबंध का बोध हो, उसे संबंध कारक कहते हैं। उदाहरण देख लीजिए, जैसे नंबर 1 है, सरला संजीव की मौसी है। विभक्ति चिन्ह का, के की, रा, रे, री होते हैं इसके विभक्ति चिन्ह संबंध कारक के। तो संजीव की, सरला मौसी किसकी है, संजीव की। का के की आ गया ना, संजीव की। तो यहाँ पर क्या हो गया, संबंध कारक। और नंबर 2 है, यह राम सिंह का बैल है। यह बैल किसका है, राम सिंह का। यहाँ भी क्या आ गया, का।
संबंध कारक का जो चिन्ह है का आ गया, तो यहाँ भी क्या है, संबंध कारक हो गया। और हमारा कारक नंबर 8 है विद्यार्थीगण, अधिकरण कारक। वाक्य में जिस शब्द से क्रिया के आधार का बोध हो उसे अधिकरण कारक कहते हैं। जैसे पक्षी आकाश में उड़ते हैं। अब इस वाक्य के अंदर देखिए कि पक्षी उड़ते हैं कहाँ, उड़ने का आधार क्या है, कहाँ पर उड़ते हैं, आकाश में, आकाश में। और विभक्ति चिन्ह भी क्या है इस कारक की, में पर। जहाँ पर में पर आ जाए वहाँ पर क्या होता है, अधिकरण कारक। तो उड़ने की जो क्रिया है उसका आधार क्या है कि पक्षी जहाँ उड़ रहे हैं उसका आधार क्या, आकाश में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा अधिकरण कारक है। और प्रिय विद्यार्थीगण, हमारा जो 8वां कारक है अर्थात अंतिम कारक है वो है संबोधन कारक। परिभाषा देख लेते हैं। जिन शब्दों का प्रयोग किसी व्यक्ति को दूर से बुलाने या पुकारने के लिए किया जाए उसे संबोधन कारक कहते हैं। जैसे उदाहरण देख लीजिए, अरे मोहन अब तो चुप हो जाओ, अरे मोहन अब तो चुप हो जाओ। इस वाक्य में किसको पुकारा गया है, मोहन को पुकारा गया कि अरे मोहन। अरे, अरे जो आया है शब्द ये क्या है, संबोधन चिन्ह है, अरे। तो मोहन को पुकारा गया, अरे संबोधन चिन्ह है, इसलिए यहाँ पर क्या हो गया, संबोधन कारक हो गया। और प्रिय विद्यार्थियों, इसके विभक्ति चिन्ह होते हैं हे, अरे, रे, अजी, अरी इत्यादि। तो प्रिय विद्यार्थीगण, आशा करता हूँ कि आप सभी को ये जो हमारे कारक हैं अच्छी प्रकार समझ आए होंगे। और आशा करता हूँ कि सभी इनको अच्छी तरह से साफ सुंदर लिखाई में अपनी कॉपी में लिखेंगे। धन्यवाद।